जब लोकतंत्र की बात आती है तो पश्चिमी कूटनीति में कुछ न कुछ पाखंड जरूर होता है। अमेरिकी खास तौर पर इस बीमारी के शिकार हैं। ऐतिहासिक रूप से अमेरिका तानाशाहों और तानाशाही वाले देशों के साथ व्यापार करने में सहज है, लेकिन लोकतांत्रिक देशों में उसे 36 तरह की खामियां नजर आती हैं। ऐसे कई किस्से हैं जब अमेरिकी राजनेताओं और राजनयिकों ने भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रति अपनी घिनौनी सोच दिखाई है, लेकिन भारत की पश्चिमी सीमा पर खाकी वर्दी वाले लोग यानी कि पाकिस्तानी सेना को प्राथमिकता दी और चीन में माओ के कम्युनिस्ट के साथ गठजोड़ किया। इसके बावजूद जब भी कोई अमेरिकी राजनयिक किसी सहयोग से मिलता है, खासकर गैर यूरोपीय मूल का, तो उनकी चर्चा हमेशा लोकतंत्र, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और मानवाधिकार की ओर मुड़ जाती है। बांग्लादेश में मौजूदा राजनीतिक संकट लोकतंत्र के प्रति अमेरिकी जुनून की नवीनतम अभिव्यक्ति प्रतीत होता है। बांग्लादेशी राजनीति की सरसरी समझ रखने वाले व्यक्ति भी यह समझ सकता है कि शेख हसीना, जिन्होंने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लोकतंत्र चाहे वो कितना भी विकृत क्यों न लगे और जिहादवाद, धर्मनिरपेक्ष में कितना भी अलग क्यों न हो, और कट्टर इस्लामवाद के बीच खड़ी आखिरी व्यक्ति थी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक शेख हसीना के बिना अपने लिए कोई भविष्य नहीं देखते हैं। ढाका विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने एक शोध रिपोर्ट में कहा था कि अगर मौजूदा रुझान जारी रहा तो 3 दशकों में बांग्लादेश में कोई अल्पसंख्यक नहीं बचेगा। दुर्भाग्य से हसीना के बाद हिंदुओं के लिए हालात और खराब हो जाएंगे। पहले से ही बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा था और यहाँ तक कि एक इस्कॉन मंदिर में भी तोड़फोड़ कर दी गई है। अगर किसी ने दक्षिण अमेरिका में शासन परिवर्तन और यूक्रेन जैसी विभिन्न रंगों की क्रांतियों को देखा है, तो बांग्लादेश में तख्ता पलट जॉर्ज सोरोस जैसे तत्वों के सामरिक समर्थन के साथ CIA की रणनीति के सीधे सीधे खेल गया लगता है। तो CIA से प्रेरित यह क्रांति जमीन पर कैसे काम करती है, यह सब अमेरिकियों के नेतृत्व में पृथ्वी के कथित संरक्षकों द्वारा देश में चुनाव परिणामों की सत्यता पर सवाल उठाने से शुरू होता है। इससे उक्त देशों में लोगों का एक वर्ग, चाहे वो कितनी भी संदिग्ध क्यों न हो, इस घृणित एजेंडे का हिस्सा बन जाएगा। जल्द ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे जो एक छोटे से नोट पर शुरू होंगे। इसके बाद ये निहित आंतरिक तत्व फिर आंदोलन में शामिल हो जाएंगे, जिसे बाद में CIA और कंपनी द्वारा भड़काया जाएगा। ये विदेशी खिलाड़ी इतनी अच्छी तरह से कथा और सेट करेंगे कि एक बार तख्तापलट हो जाने के बाद जमीन पर लोग इसे मुक्ति कहते हुए जश्न मनाएंगे। वास्तव में हाँ, शेख हसीना के दुर्भाग्य से पूरा विवाद उनके द्वारा नहीं बनाया गया था। यह एक न्यायिक फैसला था, न कि कार्यकारिणी निर्णय जिसे प्रदर्शनकारियों को सड़क पर ला दिया। आज अदालत मौजूद है, लेकिन शेख हसीना को हटा दिया गया है। यही CIA की चाल की खूबसूरती है। इससे हम इस सवाल पर आते हैं कि शेख हसीना को हटाने से अमेरिका को क्या हासिल होगा। अगर अराजकता ही उद्देश्य है तो यह कदम बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर भारत को परेशानी में डालने का विचार है, खासकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को जाने का फैसला लिया, जिस दिन अमेरिकी वॉशिंगटन DC में नाटो की 75वीं वर्षगांठ मना रहे थे, तो ये सही साबित हुआ। आशंका यह है कि अमेरिका बांग्लादेश को पाकिस्तान की ISI को सौंप सकता है, और अगर पाकिस्तान मौजूद है तो क्या चीन बहुत पीछे रह सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। चीन के सम्राट शी जिनपिंग पहले से ही शेख हसीना की भारत प्रथम वाली नीति से नाराज थे। वास्तव में हालात इतने खराब थे कि पिछले महीने शेख हसीना ने अचानक अपनी चीन यात्रा को बीच में ही रोक दिया था, जो 5 साल में पहली बार यात्रा थी। इसलिए हसीना के बाद बांग्लादेश के लिए एक बड़ी रणनीति सुरक्षा चुनौती है, खासकर पश्चिम बंगाल और संवेदनशील पूर्वोत्तर के लिए। लेकिन यह अमेरिका के लिए एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन बांग्लादेश में दखल बढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन फिर जिन्होंने अमेरिकियों को यूक्रेन में युद्ध भड़काते हुए देखा है, सिर्फ इसलिए कि वे व्लादिमीर पुतिन को ठीक करना चाहते हैं, जिन्हें बदले में चीनी गोद में मजबूती से बैठने के लिए मजबूर किया गया, जिससे चीनी पक्ष और मजबूत हुआ, वे ढाका कदम से हैरान नहीं होंगे। बांग्लादेश संकट भारत के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए। वर्तमान व्यवस्था पश्चिम में बहुत पसंद नहीं की जाती है, न ही बीजिंग और इस्लामाबाद के लिए पसंदीदा पक्ष है। फ़कीर जकारिया ने अपनी किताब द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम में तत्कालीन मिस्र के राष्ट्रपति होस्नी मुबारक से जुड़ी एक ऐसी ही घटना का जिक्र किया। लोकतंत्र पर लगातार अमेरिकी ज्ञान से परेशान होकर मुबारक ने पूछा, अगर मैं आपकी बात मानूं तो इस्लामी कट्टरपंथी मिस्र पर कब्जा कर लेंगे। क्या आप यही चाहते हैं? संयोग से मुबारक 2010-12 के अरब स्प्रिंग के पहले शिकार होने वाले राजनेताओं में से एक थे और उनकी जगह मुस्लिम
ब्रदरहुड द्वारा समर्थित इस्लामवादी नेतृत्व ने ले ली। सऊदी ने भी अक्सर अमेरिकियों को याद दिलाया है कि अगर उन्हें अपनी सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला तो शासन का संभावित विकल्प तालिबान शैली के धर्म तंत्र बनेगा, जो किसी भी एंगल से लोकतंत्र नहीं होगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।